हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ जो है वो आपके थर्ड सेमेस्टर बीए एलएलबी में एक पेपर है जो आपको पढ़ना है। जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैच लिया हुआ है उन्होंने कुछ ऐप पे क्लासेस कर ली हैं कंपनी लॉ की, और उसी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कुछ जो आपके सेमेस्टर में आ सकते हैं उनका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ के कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलिए, जिसमें आपको क्वेश्चन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उसका मॉडल आंसर दिखेगा जो आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कंपनी। कंपनी की परिभाषा और प्रकृति क्या होती है इसके बारे में बात करना है। तो डिफाइन कंपनी, कंपनी को परिभाषित करें। डिस्कस द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंपनी एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ऑल्सो डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम पार्टनरशिप। अब देखो, मैंने पहले बहुत बार आपको बता दिया है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कितने पार्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना होता है। कुछ बच्चे जो है बस पहला देख लेंगे कि अच्छा डिफाइन कंपनी, कंपनी के बारे में जो कुछ है लिख डालो, लेकिन वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलत तरीका है। सबसे पहले इस जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो है डिफाइन कंपनी, कंपनी को परिभाषित कीजिए। फिर दूसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का आता है वो क्या है, डिस्कस द इसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं कंपनी के, वो बताना है, उस पर चर्चा करना है। ठीक, और फिर तीसरा जो पार्ट आ रहा है वो डिफरेंस पूछ रहा है, किसका, तो कंपनी का पार्टनरशिप से डिफरेंस पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स को आपको जो है वो सॉल्व करना है, एक एक करके हम देखेंगे। चलिए, पहला देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ कंपनी। आपने डेफिनेशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट कह सकते हैं 2013 के अंतर्गत कंपनी का क्या डेफिनेशन है वो देखा होगा आपने, और वही डेफिनेशन आपको एज इट इज यहाँ रख देना है। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, द वर्ड कंपनी इज derived फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। जो कंपनी है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द क्या है, कम, एंड दूसरा शब्द क्या है, पनीज, कम पनीज। ठीक है, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, टुगेदर ब्रेड, मतलब साथ में बैठ करके मील खाना या साथ में बैठ के खाना खाना आप कह सकते हैं, कंपनी का लिटरल मीनिंग होता है। Thus, initially, company was referred in association of persons. अब अगर हम लोग ऐसे देखें, कंपनी का अगर लैटिन टर्म में अगर उसका डेफिनेशन देखें तो कंपनी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कम मतलब क्या होता है भाई, टुगेदर, और पैनिस मतलब ब्रेड, मतलब साथ में बैठ करके रोटी खाना, ब्रेड खाना, मील खाना इज नोन एज कंपनी। लेकिन अगर हम ऐसे देखें, कंपनी लॉ के कंटेक्स्ट में देखें तो इसका मतलब क्या होता है, दस कंपनी वॉज रिफर्ड इन अ एसोसिएशन। ये लोगों का संगठन है, लोगों का एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। हु टुक देयर मील्स टुगेदर, जो लोग अपना साथ में खाना खाते हैं, मतलब व्यक्तियों का ग्रुप या समूह या संगठन, एसोसिएशन एक साथ बैठ करके खाना खा रहा है, मील खा रहा है, एंड दस, और उसी दौरान दे यूटिलाइज, वही टाइम, खाना खाने का जो टाइम है वो यूटिलाइज करते हैं, किस लिए, दिस ओकेशन टू डिस्कस देयर बिजनेस मैटर्स, उनके व्यवसायिक मामलों पर वो लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं उसी मील के दौरान। Through their discussion, they formed the opinion that association would be very helpful in doing business activities resulting into profit। अच्छा ये बताओ कि कभी भी बिजनेस करा जाता है या कोई भी अगर कंपनी जनरली बनाया जाता है
तो वो किस लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, एसोसिएशन ऑफ पीपल्स है, ये मील्स में बैठ करके बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं उस दौरान, ऐसा इसका लिटरल मीनिंग है। और ये बिजनेस एक्टिविटीज का रिजल्ट देखते हैं कि जो हम एसोसिएट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंपनी फॉर्म कर रहे हैं या जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे कितना प्रॉफिट हमें होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये अकॉर्डिंग टू एक्ट नहीं है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ये नहीं है, लेकिन लिटरल टर्म में इसका मीनिंग जो है ये यही है। जब आप कंपनी लॉ 2000 जो कंपनी जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे तो उसमें इसका अलग डेफिनेशन होता है। वो डेफिनेशन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग, अब ये तो लिटरल टर्म में हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये आप समझाने के लिए लिख देंगे, लेकिन जहां पे एक्ट का डेफिनेशन पूछेगा आप ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब क्या ये कहता है जरा देखेंगे। कहता है कंपनी मीन्स, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी। कंपनी का मतलब यही है कि ऐसी कोई भी कंपनी, कंपनी क्या होता है? ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, पीपल्स का एसोसिएशन होता है। ठीक है, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हो, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत 2013 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, वो कंपनी कहलाती है। तो ऐसी सभी कंपनियां जो 2013 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, दैट इज नोन एज कंपनी। ठीक है, चाहे इस एक्ट के अंतर्गत, चाहे इसके पहले एक और एक्ट हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, इन दोनों के अंतर्गत जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी वो कंपनी कंसीडर करी जाएंगी। ये हो गया बेयर एक्ट का आपका डेफिनेशन। ठीक, ये दोनों आपका डेफिनेशन हो गया है, आप चाहे तो इसको नोट कर लें। अब बहुत सारे फिलोसफर्स ने, बहुत सारे जस्टिस ने डेफिनेशन दिया है कि कंपनी है क्या, तो 2-3 हम देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे का काम हम लोग देखेंगे। देखिए जस्टिस जेम्स क्या कहते हैं। जस्टिस जेम्स डिफाइंस कंपनी एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। जस्टिस जेम्स कहते हैं, न्यायमूर्ति जेम्स कहते हैं कि सामान्य उद्देश्य के लिए एकजुट व्यक्तियों का एक संघ जो है ना, वो एक कंपनी है। अब ये बताइए, कंपनी कोई पर्सन फॉर्म कर रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म कर रहा है तो किसी सेम उद्देश्य के लिए ही तो कर रहा होगा। अब मान लीजिए मैं हूं, मेरी कोई फ्रेंड है और 2-3 मेरे फ्रेंड हैं, उनको कोई काम करना है, कोई ऐसा बिजनेस डालना है जिससे हम लोग को प्रॉफिट आए, तो हम लोग का समान जो ऑब्जेक्ट होगा, कॉमन ऑब्जेक्ट, उद्देश्य एक होगा, तभी तो हम एक दिशा में काम कर पाएंगे। तो इसी तरह, इसी सेम तरह समझिएगा कि जस्टिस जेम्स ने डेफिनेशन दिया कि सामान्य उद्देश्य के लिए, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जब व्यक्तियों का संघ एकजुट होता है ना, तो वो कंपनी कहलाता है, तब कंपनी फॉर्म होता है। ठीक, चलिए अब इसी तरह जस्टिस लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने भी कहा है। ठीक है, अब यहाँ चीफ जस्टिस मार्शल ने भी कहा है, उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग देखिए, डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स करता है कि कंपनी मींस इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी का मतलब है द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर प्रीवियस, वही मैंने बताया कि कंपनी वो एंटिटी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 2019 के 1956 के अंतर्गत क्या है, रजिस्टर्ड है। ये तो सीधी बात कह करके निकल गया।
अब यहाँ पे क्या आ गया भाई, देखिए अब बहुत डिस्कस होने लगा कि जो कंपनी है ना, कंपनी किसी व्यक्ति की होती है, कंपनी की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है, या कंपनी जो है उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो किसी में निहित तो होता है, ठीक है ना, उसका कोई ओनर होता है। लेकिन इस बात का जो है वो खंडन कर दिया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पीएन, हाँ पीएन भगवती जी का आपको मिलेगा, एक मिनट, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ऑनरेबल जस्टिस जो पीएन भगवती जी थे हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज दस ही वाज ऑफ इंडिया नेशनल टेक्सटाइल वर्कर यूनियन वर्सेस पी आर रामाकृष्णा 1983 के केस में इन्होंने बोला था, थ्रोइंग लाइट अपॉन द कंपनीज न्यू अस्यूम्ड रोल ऑब्जर्व। इसमें कंपनी की रोल बताए गए थे, मतलब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जस्टिस पीएन भगवती जी ने क्या बताया था, कुछ ऑब्जर्व किया था, कुछ रोल बताया था कंपनी का। वो क्या था, इट इज नाउ एक्सेप्टेड ऑन ऑल हैंड इवन इन प्रीडोमिनेंटली कैपिटलिस्ट कंट्री दैट अ कंपनी इज नॉट प्रॉपर्टी। कंपनी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी, जो लोग उसमें शेयर इन्वेस्ट करे हैं या फिर जो अपने आप को उस कंपनी का प्रोप्राइटर मान रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी का कोई जो है ओनर नहीं हो सकता, कंपनी खुद ही अपने आप में ही एक एंटिटी है, लीगल एंटिटी है वो, ठीक है। एक पर्सन है, पर्सन कैसी, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन, ठीक है ना, हु इज अ शेयर होल्डर, ठीक है। ये एक मिथ है, कोई अगर प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर है, कंपनी में अगर शेयर होल्डर है वो, ठीक है, किसी भी तरीके से पैसा लगाया है, चाहे कितना भी पैसा लगाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी उसकी प्रॉपर्टी हो गई, कंपनी उसकी जागीर नहीं होती है, कंपनी की अपनी खुद ही एक लीगल एंटिटी होती है। जस्टिस पीएन भगवती जी ने ये उस पर्टिकुलर केस में कहा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज जो आ गई, जो दूसरा पार्ट था हमारे इस क्वेश्चन का, वो दूसरा पार्ट क्या था कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के आवश्यक तत्व के बारे में बताइए। तो अब देखिए कि वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, मेनली जो कंपनीज होती है वो ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। तो दीज आर इसेंशियल एलिमेंट्स दैट इज कंपनी मस्ट हैव, मतलब एक कंपनी बनने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो आवश्यक रूप से कंपनी में होनी ही चाहिए, तभी कंपनी जो है वो फॉर्म्ड होती है। तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी बनाने के लिए क्या आवश्यक तत्व होते हैं। पहला कह रहा है कि कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी बिना कैपिटल के नहीं बन सकती, बिना पूंजी के नहीं बन सकती, तो पूंजी होना चाहिए। दूसरा जो है बिजनेस होना चाहिए, यानी व्यापार होना चाहिए, बिल्कुल बिजनेस के लिए ही कंपनी बनाएंगे हम। तीसरा कह रहा है इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, निगमन होना चाहिए, मतलब अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या उसके प्रीवियस जो एक्ट रहा होगा 1956 का कंपनीज एक्ट, उसके अंदर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, ठीक। डी कह रहा है डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए, जब कंपनी फॉर्म्ड होती है और जाती है इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी का क्या उद्देश्य है बनाने का, कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, कितने कैपिटल्स हैं, क्या जो मेंबर्स हैं इसमें उनका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी होती है, किसका क्या डेजिग्नेशन, ये सब लिखा होता है। फिर ई जो है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप जानते हो कि जब भी आप कहीं जाते हो, एडमिशन लेने जाते हो कॉलेज में, स्कूल में, तो आपको पूरा प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, उसकी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बेसिक डिटेल्स है अबाउट उसके बारे में है, वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। तो प्रोस्पेक्टस भी होना चाहिए कंपनी का फॉर्म करने के लिए एक आवश्यक तत्व, ठीक। एफ कह रहा है परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, मतलब सतत उत्तराधिकार होना चाहिए। मान लो कि कंपनी बनाने वाले, जो कंपनी बनाने वाले नहीं, प्रमोटर्स कहते हैं उनको, कंपनी जो है वो फॉर्म कर दी, ठीक है। अब जैसे कि टाटा जो कंपनी है वो चली आ रही है, ठीक है ना,
जमशेदजी टाटा जी ने जो कंपनी स्टैब्लिश करी थी वो उनके ना होने के बावजूद भी आज चलती आ रही है, ठीक है ना। तो क्या अभी रतन टाटा जी का जो है वो डिमाइस हो गया, ठीक है, तो क्या कंपनी टाटा जो है वो बंद हो जाएगी? नहीं ना होगी, ये उत्तराधिकार के रूप में चलती आती है। तो ये एक परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कंपनी को प्रमोटर्स जो हैं और अगर उनका डेथ भी हो जाता है तो उनके आने वाले जो भी उत्तराधिकारी हैं, चाहे वो लीगल हेयर्स हो चाहे कोई भी उत्तराधिकारी हो जिनको वो सौंप के गए हों, वो लोग क्या करेंगे, उस कंपनी को कंटिन्यू करेंगे। तो कंपनी के बनाने वाले से या कंपनी के प्रमोटर अगर डेथ हो जाता है उनका या नहीं रहते हैं इस दुनिया में, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी भी खत्म हो जाएगी, वो कंपनी परपेचुअल सिचुएशन में आगे वर्क करती रहेगी, ठीक है। चलो, जी जो है वो है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब सामान्य मोहर होता है, कॉमन सील। अब सामान्य मोहर क्या होता है? कंपनी का मोहर लगता है कि नहीं लगता है? तो कंपनी बन जाती है तो उसका मोहर लगता है, तो मोहर भी होना चाहिए। अच्छा, जो है मैनेजमेंट होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? कंपनी का जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है या एक्सटर्नल सारा डिसीजन है, ये सब बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है वो करते हैं, तो ये होना चाहिए। आई क्या है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स का अलॉटमेंट होना चाहिए। आप जानते हो कि मैं बता दूं कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो शेयर्स नहीं निकालने के लिए एलिजिबल होती है, लेकिन जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं वो शेयर्स निकालने के लिए एलिजिबल होती हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर भी होना चाहिए और किसको कितना शेयर्स मिला है, ये सारी चीजें जो है वो बताई जानी चाहिए। जे जो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड डिवेंचर्स। डिविडेंड कितना आ रहा है, जब आप शेयर डालते हो तो आपको डिविडेंड्स और डिवेंचर के रूप में कुछ प्रॉफिट मुनाफा मिलता है, तो ये प्रॉफिट मुनाफा भी देने वाली कंपनी जो है वो होनी चाहिए। के जो है एनुअल ऑडिट एंड रिटर्न, मतलब कि साल भर में कितना पैसा आया गया इसका पूरा जो है ब्यौरा होना चाहिए उस कंपनी के पास। और के बाद जे के एल, एल में जो है वो जनरल मीटिंग्स होनी चाहिए। मीटिंग्स है, मीटिंग्स की नॉर्म है कि कम से कम साल भर में 6 महीने में इतनी मीटिंग्स तो होनी ही चाहिए उस कंपनी में। तो जनरल मीटिंग और एक्सेट्रा का भी प्रावधान है। तो आवश्यक तत्व एक कंपनी को फॉर्म होने के लिए ये चीजें जो है वो चाहिए। 10 से 11 इसेंशियल्स आपको देखने को, 12 इसेंशियल्स में दिया है जो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलो, ये हमने इसेंशियल्स पढ़ ली। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कंपनी के क्या क्या लक्षण होते हैं। लोग कहते हैं ना कि ये इस व्यक्ति के लक्षण ठीक नहीं है, ठीक है। तो लक्षण जो है वो कैसे होते हैं कंपनी के, वो हमको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, देयर आर फॉलोइंग इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं कंपनी के, वो हम देखेंगे। तो कंपनी भैया क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, विशेषता क्या होना चाहिए उस कंपनी का, कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, कंपनी गेट्स पर्सनालिटी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, आप कहोगे कि मैडम बिना बिना रजिस्ट्रेशन के या बिना इनकॉर्पोरेशन के अंडर कंपनीज एक्ट क्या कंपनी कंपनी नहीं रह जाएगी? फॉर्म तो हो जाएगी कंपनी, नो डाउट, लेकिन अगर आप उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं करवाओगे तो आपकी कंपनी को लीगल स्टेटस, लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा। तो आपकी कंपनी के साथ गलत होता है कुछ, या आप किसी तरह का फ्रॉड करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोर्ट बचाने या कंपनी जो एक्ट है वो आपको बचाने या प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब आपके साथ अगर विदाउट इनकॉर्पोरेशन आप कंपनी चला रहे हो और आपके साथ कुछ गलत हो गया, एक तो गलत आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपके साथ लेट सपोज गलत हो गया तो फिर कंपनीज एक्ट कहीं से आपको बचाने नहीं आएगी। उसके लिए फिर आपको जो नॉर्मल सा प्रोविजन है वो अपनाना पड़ेगा। इसीलिए जब कंपनीज बनती है तो उसको इनकॉर्पोरेट कराना जरूरी हो जाता है। जब आप उसको इनकॉर्पोरेट करा लेते हो तो आपके कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा मिल जाता है, उसको एज अ लीगल पर्सन जो है वो ट्रीट किया जाता है।
और जैसे हम एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन, वैसे कंपनी हमारी पर्सन हो जाती है और उसको हर एक राइट और लायबिलिटीज उसके ऊपर इम्पोज होते हैं। तो अगर कंपनी के साथ कोई गलत करता है या कंपनी किसी के ऊपर केस करना चाहती है तो वो अपने नाम से कर सकती है। इसके लिए पूरी तरीके से छूट और प्रोटेक्शन जो है अंडर कंपनीज एक्ट दिया गया है, अगर उसने इनकॉर्पोरेट कराया है तो। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है, कंपनी गेट्स अ पर्सनालिटी, कंपनी अपना पर्सनालिटी अस्तित्व पाती है। कब पाती है? आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, निगमन हो जाने के बाद, ओनली आर्टिफिशियल पर्सन। तो इनकॉर्पोरेशन बहुत जरूरी है, बस ये याद रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, एक आप लोग को केस मिलेगा, सॉलमन वर्सेस सॉलमन कंपनी लिमिटेड 1897 का। इसमें क्या बोला गया था? इट बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब इसमें सॉलमन वर्सेस सॉलमन की एक जो है वो दुकान रहती है टाइप की, और वो शायद जूते की दुकान रहती है, जैसे चमड़े का कुछ वर्क वगैरह होता है। उसमें वो एक मेंबर खुद बन जाता है और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी शेयर्स होल्डर बना लेता है, अपने बेटा को, अपनी बीबी को, अपनी बेटी को, सबको बना लेता है वो। ठीक है ना, तो और बोलता है कि जो है ये मेरी कंपनी रही। तो यही कह रहा है कि इस केस में सॉलमन वर्सेस सॉलमन कंपनी लिमिटेड 1897 के केस में बोला गया कि जो आपकी कंपनी है उसका अस्तित्व जो है उसके शेयर होल्डर्स के अस्तित्व से अलग है। मतलब ये कंपनी का अपना अलग अस्तित्व है। ठीक है, और फिर इसमें क्या बोलते हैं, जो सॉलमन है, जो सॉलमन की वाइफ है, जो सॉलमन का बेटा है, जो सॉलमन की बेटी है, इनका अस्तित्व अलग है। इनको एक साथ हम जोड़ नहीं सकते हैं, इन दोनों का डिस्टिंक्ट नेचर है। ठीक है, चलिए ये सोलोमन, अब आप सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लॉ में बहुत जरूरी है, और इससे 2-3 जो है फाइंडिंग्स आपको देखने को मिली, एक तो यही मिल गई। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये क्लेरिफाई करता है, यहाँ पे क्लेरिफाइज दिस फैक्चुअल पोजीशन। इन दिस केस फैमिली मेंबर्स फॉर्म्ड अ कंपनी विच वाज हेल्ड टू बी क्वाइट सेपरेट एंड डिस्टेंस। फैमिली मेंबर्स ने जो है वो क्या बना दिया था, एक कंपनी बना दिया था। तो ऐसा नहीं कि फैमिली ने बना दिया तो फैमिली की वो कंपनी हो गई, नहीं, उस फैमिली का अपना अलग स्टेटस है और मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का अपना अलग स्टेटस है। ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन में बोला गया। चलो दूसरा क्या है भाई? दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, तो सीमित दायित्व होना चाहिए। इन केस एनी लॉस अकर्स इन द कंपनी, द शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर दे होल्ड, लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड। देखो, जब भी कंपनी बनता है तो उसमें शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब कंपनी डूबने लगे तो जितना भी कंपनी का पैसा है वो सब शेयर होल्डर ही पे करेंगे, ऐसा नहीं है। जितना शेयर होल्डर ने अपना जिस प्रोपोर्शन में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसी प्रोपोर्शन के लिए वो लायबल होंगे, दायित्व उनका उतने के लिए सीमित होगा, ना कि अनलिमिटेड दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी उनकी सीमित नहीं होगी। अगर कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है तो उनको अपना जितना है वो उतना पे करके हट जाएंगे। फिर अब यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि कॉर्पोरेट इकोनॉमी, कंपनी कैन रेज मैक्सिमम कैपिटल इन मिनिमम पॉसिबल टाइम बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, तो कॉर्पोरेट इकोनॉमी मतलब कि क्या कर सकती है, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान को स्वेच्छा से ऋण देने वाली कंपनी को ऋण देते हैं। तो कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्था है, कंपनी जो है वो शेयर्स के माध्यम से पैसा ले भी सकती है, पैसा जो है वो दे भी सकती है। ठीक, तो कॉर्पोरेट इकोनॉमी है। परपेचुअल ससेशन मैंने आपको बता दिया, देख लो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इट मीन्स द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डज नॉट इन मेक एनी वे इफेक्ट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। मतलब अगर कंपनी के शेयर इधर उधर से उधर ट्रांसफर हो जा रहे हैं, या फिर किसी कंपनी जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जा रही है, या फिर इंसॉल्वेंसी, जो मेंबर्स हैं वो इंसॉल्वेंट हो जा रहे हैं, दिवालिया हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी भी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो परपेचुअल ससेशन इसमें बोल दिया गया। किस कंपनी में बोला गया? गोपालपुर टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस पेनहॉक टी कंपनी लिमिटेड 1982 में क्या बोला गया
कि इट रिटेन्स द सेम एंटिटी विद द सम प्रिविलेज and immunities. Members may come and members may go, but the company can go forever. ये गोपालपुर टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस फैनहॉक टी कंपनी लिमिटेड 1982 में बोला गया कि पर्सन जो है, मेंबर्स जो है वो आएंगे जाएंगे कंपनी में, लेकिन कंपनी जो है वो हमेशा के लिए है, किसी के आने जाने से इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है राइट टू पर्सन और इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंपनी की अपनी खुद की एक एंटिटी है, लीगल एंटिटी है कंपनी की, कंपनी सू भी कर सकती है और इसके ऊपर भी केस हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कंपनी जो है किसी के साथ अगर गलत कर रही है तो उसके मेंबर्स पे केस होगा, नहीं, सीधे कंपनी पे केस होगा, और कंपनी के साथ अगर सामने वाला कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो कंपनी उस पर केस करेगी। तो इसका राइट टू पर्सन और इंडिविजुअल है, मतलब कि इसकी लीगल एंटिटी है, यहाँ लिख सकते हो लीगल एंटिटी है इसकी। ठीक है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, मैंने पहले बता दिया कि कंपनी की अपने मेंबर से सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकती है। एक विशेषता ये भी है कि कंपनी के शेयर जो है वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। कंपनी 8वां जो इसेंशियल है इसका कॉमन सील होता है। ठीक है, देख लो इसका। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जब आप अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या इसके पहले वाले एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेशन करा लेते हो तो आपको कॉमन सील मिल जाता है, अपने खुद के नेम का मोहर मिल जाता है बाय हाँ ठीक है, सेक्शन 9 द कंपनीज एक्ट हैज बीन अमेंडमेंट कॉमन सील of the company and shall not be used for by the members of the company from date of the incorporation। ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये जो यूज करा जाएगा, ये कंपनी का सील, ये कंपनी के काम के लिए किया जाएगा, मेंबर्स के काम के लिए पर्सनली नहीं किया जाएगा, और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ही कंपनी के सील जो है वो यूज किए जाएंगे, उसके पहले अगर बना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, अब यहाँ पे देखो 10वां देखो, कंपनी एक सिटीजन नहीं है, कंपनी क्या है, कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन तो है, लीगल एंटिटी तो है, लेकिन वो सिटीजन, वो नागरिक नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है, उसमें कंपनी को सिटीजनशिप की आइडेंटिटी नहीं दी गई है, बल्कि जो लीगल है, लीगल पर्सनालिटी है अंडर कंपनी लॉ और अंडर जो आप लॉ ऑफ क्राइम्स या फिर आईपीसी बीएनएस पढ़ते हो, उसमें ये कंपनी जो है लीगल पर्सनालिटी या लीगल एंटिटी के रूप में इसको एंटरटेन करा जाता है, इसको देखा जाता है। ठीक है ना, चलो ये आपने इतना देख लिया, इतना काफी है। हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी होनी चाहिए, किसी भी एक जगह सिचुएट होना चाहिए। ठीक, इसमें से आपको 6-7 लिख देंगे तो वो इनफ होगा आपके लिए विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे ये है डिस्टिंक्शन। अब ये लास्ट पार्ट था पहले वाले क्वेश्चन का कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या अंतर है, तो 2-3 अंतर हम देखते हैं, बाकी आपको जो टारगेट गुरुकुल का ऐप है उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं। देखो कह रहा है कि द टर्म जो कंपनी है इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ओके। लेकिन जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिफाइंड, ये किसमें किया गया है, सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसको डिफाइन करा गया है। फिर 2 क्या कह रहा है, अ कंपनी इज क्रिएचर ऑफ लॉ, जो कंपनी है वो किसके द्वारा बनाई गई है भैया, कानून और विधि के द्वारा जो है वो बनाई गई है। लेकिन जो पार्टनरशिप है ये किसके द्वारा बनाई जाती है, पार्टनरशिप फर्म इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, जब पार्टीज के बीच में, लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है किसी बात को लेकर के कि हाँ हमको ये काम पर्टिकुलर करना है। अब इसमें इनकॉर्पोरेशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें अगर इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा तो कंपनीज को दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है ना, वो कंपनी नहीं बन पाएगी फिर। लेकिन पार्टनरशिप जो फर्म है वो बिना इनकॉर्पोरेशन के भी रन कर सकती है। तो मेयर ये एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स के बीच में जो ऐसा फर्म कोई खोलना चाहते हैं। ओके, चलिए तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है कि अ कंपनी पोजेसेस अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो कंपनी की जो पर्सनालिटी है मैंने पहले ही बताया, इनके मेंबर से अलग है, इनके शेयर होल्डर्स, इनके मेंबर जो भी हो उनका अलग है पर्सनालिटी, वो अलग व्यक्ति हैं, और कंपनी एक अलग लीगल पर्सन है, इनकी अलग व्यक्तित्व है। लेकिन
तीसरा देखें, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट डिस्टिंक्ट। पार्टनरशिप फर्म कभी भी अपने मेंबर से, अपने जितने भी मेंबर्स उसको मिलकर बनाए हैं उनसे अलग नहीं होता। उनकी पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी उनके मेंबर से ही होती है, लेकिन इसकी नहीं। कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। कह रहा है इन केस ऑफ कंपनी द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट टू द मेंबर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, कंपनी जो है, in case of company the property belongs to the company and not to the member। जो कंपनी का है अपना अलग से अपना अलग से जो है वो क्या कहते हैं, कैपिटल, हाँ, अपनी अलग से पूंजी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें जितनी मेंबर्स की पूंजी है वही पार्टनरशिप की भी, फर्म की भी जो है वो पूंजी रहेगी। कलेक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब कह रहा है पांचवा, मेंबर्स ऑफ कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कंपनी के अंदर, वो कंपनी के एजेंट नहीं होते, वो इंडिविजुअली अपना काम करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, वो फर्म के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। तो ये 5 डिफरेंस पढ़ लिया आप लोगों ने, और वो बहुत सारे डिफरेंस दिए हैं, आप एक एक करके पढ़ेंगे और कम से कम 6 से 7 या 8 डिफरेंस आप लिख करके आएंगे तो आपके लिए वो सही रहेगा। ओके, चलिए, आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 60-70% तो समझ में आया होगा, बाकी आप जो है वो PDF लेकर के पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। मतलब कंपनियों का वर्गीकरण समझाना है, टाइप समझाने हैं, कंपनियां कितनी प्रकार की होती हैं, इस पे हमको चर्चा करना है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। कह रहा है वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण किस किस आधार पे होता है वो हम देखेंगे, और फिर उसके अंदर हम लोग टाइप ऑफ कंपनीज देखेंगे। तो जनरली जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर जो है वो करा जाता है। इनकॉर्पोरेशन के आधार पर, यानी निगमन के आधार पर, दूसरा स्ट्रेंथ के आधार पर, तीसरा लाइबिलिटी यानी सदस्यों के दायित्व पे आधार पर, और जो चौथा है वो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर कंपनी का ये कंपनी का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है। तो ये 4 हेड्स हैं, इस 4 हेड्स में बहुत सारे आपको सब हेड्स मिलेंगे, हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला हेड है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, निगमन के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है कंपनी का। तो पहला कौन सा कंपनी है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर्ड। मतलब ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था कंपनी का, वो these companies were formed under the royal charter issued by the British Crown during the British rule in India. These company have lost their significance in the present time। ठीक है, अगर इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे चलें तो तब से हम ब्रिटिशर्स के समय पे ले रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के समय पे जो कंपनियां इंडिया में रजिस्टर्ड हुई थी, प्रेजेंट टाइम में उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ओके, वो रॉयल चार्टर से जो है वो आया था। दूसरी कंपनी है, दूसरे इनकॉर्पोरेशन के बेसिस है स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, स्टैट्यूटरी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैधानिक कंपनियां, लॉ के द्वारा बनाई गई कंपनियां, मतलब हमारे स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई कंपनियां। ऐसी कंपनी जिनका अस्तित्व कहाँ से मिला है उनको, या तो पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर से मिला है, वैसी कंपनियां क्या कहलाती हैं, स्टैट्यूटरी कंपनियां। ठीक है, चलो, कह रहा है कि दीज आर फ्रेम्ड या फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंपनी इज टू कैरी द नेशनल बिजनेस। और ये जो कंपनियां होती है ना, ये जनरली नेशनल बिजनेस के लिए इसको बनाया जाता है, ये याद रखिए। ये हो गया एक इनकॉर्पोरेशन के बेस पे कंपनी का टाइप। पहला टाइप आपने देख लिया, रॉयल चार्टर्स के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं है। जो हमारा पहला उस हिसाब से होना चाहिए, अभी के हिसाब से वो होना चाहिए स्टैट्यूटरी कंपनी, किसके द्वारा बनाया जाता है वो आपने देख लिया। और सी जो है रजिस्टर्ड कंपनीज। अब रजिस्टर्ड कंपनी की बात कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसी कंपनियां जो रजिस्टर्ड होंगी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और इसके प्रीवियस वाला जो एक्ट था उसके अंदर, वो सब रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी। तो इनकॉर्पोरेशन बेसिस पे आपने 3 तरह की कंपनियां
देख ली। अब दूसरा जो बेसिस है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड नंबर। नंबर के आधार पे भी मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स का संख्या कितना है, उसके आधार पे भी जो है कंपनी का वर्गीकरण करा जा सकता है। तो एक होता है मेंबर्स के आधार पे प्राइवेट कंपनी, और दूसरा आप जानते हैं कि पब्लिक कंपनी। तो देखो भाई, प्राइवेट को हिंदी में निजी कंपनी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, private company means a company having paid up share capital which is article। अब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इतना होगा वो क्या कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। क्या कह रहा है भाई, क्या क्या होनी चाहिए पहले ये देख लो। तो रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर टू शेयर्स, मिनिमम पेड कैपिटल आप सर्च कीजिएगा कि क्या होता है प्राइवेट कंपनी बनाने का। लेकिन जब अगर प्राइवेट कंपनी का और कॉर्पोरेशन हो जाता है तो वो क्या नहीं कर सकती, तो वो अपने शेयर्स को पब्लिक में जो है उतार नहीं सकती, पब्लिक को ट्रांसफर ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा कह रहा है, एक्सेप्ट इन वन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। ठीक है, 1% कंपनी को छोड़ करके बाकी और कितनी भी कंपनी है, 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी में आता है। तो 1% को छोड़ करके बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं, 200 लोगों के लिए मेंबर्स जो है 200 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, और मिनिमम दो। ठीक, चलिए अब ये इतना पढ़ लिया आपने, ये सही है। चलिए पब्लिक कंपनी देख लीजिए भाई, पब्लिक कंपनी कहाँ गई, पब्लिक कंपनी क्या कह रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 71 डिफाइंस इट। कैसे डिफाइन करता है, अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। हर एक कंपनी जो पब्लिक का प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है, कहने के अनुसार 2 क्लॉज 17(1) के अनुसार। फिर बी क्या कह रहा है, हैज मिनिमम पेड कैपिटल, इनका मिनिमम न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी भी कुछ तय होती है, कितनी होती है आप बताएंगे कमेंट में। ये जो है इनके जो मेंबर हैं कम से कम 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो डिसाइड नहीं है, लिमिटेड भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कम से कम 7 मेंबर्स जो हैं इसके होने चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, और ये अपना जो शेयर है वो पब्लिक के लिए ओपन कर सकती हैं, पब्लिक इनका शेयर जो है वो खरीद सकती है। ओके, चलो ये हो गया पब्लिक कंपनी। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो भाई, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मतलब कि सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियों का जो वर्गीकरण है वो कितने तरीके से हो सकता है। तो पहला जो वर्गीकरण है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स के रूप में कंपनी का एक वर्गीकरण हो गया, जिसमें शेयर्स जो है वो लिमिटेड कर दिए जाते हैं, मेंबर्स की उतनी ही लायबिलिटी होती है अगर कंपनी लॉस में जाती है जितना उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करा है। और एक होता है कंपनी बाय लिमिटेड बाय गारंटी, जितना कंपनी ने गारंटी दिया है उतने के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है, उस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन। और तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब कि ऐसी कंपनी जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उनके मेंबर्स की, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कंपनी को लॉस हो रहा है उसको लॉस को बियर करने के लिए उसके मेंबर्स अनलिमिटेड जिम्मेदार हैं, असीमित कंपनी इसको कहते हैं। ठीक है, वो अनलिमिटेड लॉस को बियर करेंगे। फिर होती है गवर्नमेंट कंपनी, 2 क्लॉज 51। गवर्नमेंट कंपनीज में क्या है देखो, ये शेयर के आधार पे है। A government company is company in which not less 51% of the paid share capital is held by central government or by any state government or governments, partially by the central government and partially by more than one states। अब यहाँ देखो, गवर्नमेंट कंपनी उसमें कहते हैं वैसी कंपनी जिसमें एक मिनिमम 51% जो शेयर है, जो पैसा लगा है वो गवर्नमेंट का लगा है, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिल करके किसी कंपनी में 51% अपना शेयर जो पैसा है कैपिटल पूंजी लगा रही हैं, इसका मतलब वो पूरी की पूरी कंपनी ही क्या हो जाती है, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। ओके, चलो और फिर नेक्स्ट होल्डिंग कंपनी है, 2 क्लॉज
46 में। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन अ बिगर कंपनी होल्ड एंड कंट्रोल अनदर स्मॉल कंपनी, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी एंड द सेकंड इज कॉल्ड द सब्सिडरी कंपनी। अब जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, बड़ी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी को अपने अंदर रखा है, तो बड़ी वाली कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और जो स्मॉल वाली कंपनी है वो क्या कहलाती है, सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। तो ये भी शेयर्स के आधार पे कंपनी का क्या है, डिवीजन है। आप इस तरह ई जो है यानी कि 5 आप वो वर्गीकरण बता देंगे, टाइप्स बता देंगे, तो आपका काम चल जाएगा। ओके, चलो अब क्या है, अब यहाँ पे देखो, द प्रिविलेज अधिनियम के तहत निजी कंपनी को उपलब्ध विशेषाधिकार और छूट, मतलब कि द प्रिविलेज जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, उनको कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार क्या क्या छूट जो है वो दिया जाता है, वो पूरा यहाँ पे दिया है। ओनली 2 मेंबर आर सफिशियंट, एक कंपनी बनाने के लिए 2 व्यक्ति ही क्या है, सफिशियंट है कंपनी फॉर्म करने के लिए। इट इज फ्री टू इशू एनी काइंड ऑफ इशू शेयर्स, इसको किसी तरह से शेयर्स जो है प्रतिभूति नहीं निकालनी होती है, उसके लिए फ्री है। इवन 1 और 2 मेंबर्स में डीम टू बी पोल, ठीक है। इट मे हैव 2 डायरेक्टर्स ओनली, इसमें 2 डायरेक्टर चाहिए, दैट इज सफिशियंट, लेकिन पब्लिक कंपनी में दिक्कत होता है, ठीक। अब इसमें देयर इज अ नो मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट ऑफ मार्जिनल रेम्यूनरेशन की जरूरत नहीं होती है। बाकी देखो ये कितने 17 जो है, आप एक एक करके पढ़ लेंगे तो प्राइवेट कंपनी के क्या फायदे होते हैं आपको इन 17 जो है टॉपिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, हिंदी में भी इंग्लिश में एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इसी तरह क्या है भाई, डिसएडवांटेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब देखो जब किसी का नुकसान होता, जब किसी का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। अभी तक आप फायदे पढ़ रहे थे प्राइवेट कंपनी के, अब नुकसान भी कुछ झेल लोगे। नुकसान यही है कि ये शेयर्स जो है वो पब्लिक में अपना नहीं उतार सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे इनको लिमिट लगा दिया जाता है। इस तरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद ये छोड़ दीजिए, कॉन्सिक्वेंस छोड़ दीजिए। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की जो परिभाषा है 2 क्लॉज 71 में दी हुई है, ये तो मैंने बताया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, पब्लिक कंपनी के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये बताया है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, सार्वजनिक कंपनी के विशेषताएं, ठीक है, यानी पब्लिक कंपनी के विशेषताएं। तो पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफर इट्स शेयर्स, ट्रांसफर कर सकती हैं। इट हैज हैव मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड, इनकी पेड अप कैपिटल होती है मिनिमम। द मिनिमम मेंबर ऑफ सच कंपनी मस्ट बी 7, कम से कम इसमें 7 मेंबर तो होने ही चाहिए एट द टाइम जब ये फॉर्म हो रही है। लेकिन नो मैक्सिमम नंबर, अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई ऐसा बार नहीं लगाया गया है। चौथा कह रहा है इट कैन इनवाइट द पब्लिक एट लार्ज टू परचेज द शेयर्स, पब्लिक को खरीदने के लिए शेयर्स ये निकाल सकती है। तो ये हो गया विशेषताएं कुछ कंपनी लॉ की। अब इसी तरह जो मैंने बताया आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, उसमें यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन बताना पड़ेगा। आपने अभी तक पढ़ते हुए आया है, एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। सारे जो है डेफिनेशन आपको देखने को, सॉरी डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। निजी कंपनी का सार्वजनिक रूप में जो है रूपांतरण हो सकता है, मतलब प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती है या बन सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्राइवेट बन गई वो कंपनी तो वो पब्लिक में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती है। यहाँ पे राम परसोत्तम मित्तल और अन्य बनाम में केस दिया गया है, और इसमें एक निजी कंपनी इस आशय का प्रस्ताव पारित करने की तिथि से सार्वजनिक कंपनी बन जाती है। तो अगर कोई पूछे कि क्या जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी पब्लिक कंपनी बन सकती है, तो हाँ बन सकती है। इस केस को आप कोट कर देंगे, राम परसोत्तम मित्तल और अन्य बनाम मेसर्स हिलक्रेट्स रियलिटी और अंश का केस है, ठीक है ना। चल अब इतना आपने पढ़ लिया, यानी कि 4 क्वेश्चन आपने देखा। इन 4 क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या क्या बताया गया, एक बार मैं ब्रीफ दे देती हूँ। पहला तो बताया गया कि कंपनी है क्या, वो बता दो। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, विशेषताएं बता दो। उसके बाद आपको बोला गया कि डिफरेंसेस बताओ कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें टाइप्स ऑफ कंपनी थी, फिर टाइप्स ऑफ कंपनी
वेरियस हेड्स में उसको वर्गीकृत किया गया, वो आपने देखा। उसके बाद में आपने डिफरेंसेस देखे कि डिफरेंस क्या होता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, और ये भी देखा कि क्या प्राइवेट जो कंपनी है वो कभी पब्लिक कंपनी बन सकती है कि नहीं बन सकती है। ठीक, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन जो है ये देख लिया आपने, राम परसोत्तम मित्तल का केस। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं अपने कंपनी लॉ में, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे अपने पेपर में, लिख पाएंगे आप। ठीक है ना। तो ये जो पीपीटी है ये आपको टारगेट गुरुकुल ऐप जिसने परचेज किया होगा हमारा जो बैच है उसको मिल जाएगा, और वहां से आप लोग इसको एक बार डाउनलोड करके गो थ्रू हो लीजिए, इस लेक्चर्स को देख लीजिए, आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो लिक्विडेटर नहीं आता है, पूछता है आपका लीगल पर्सनालिटी ऑफ कंपनी पूछता है। ये जो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जरा हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, डिस्कस विद रेफरेंस टू सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस। मैंने पहले ही बता दिया कि कंपनी अपने सदस्यों से बिल्कुल अलग है, ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में बताया गया। सोलोमन बनाम सोलोमन मामले के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है, और इसके मेंबर से क्या है, एक तरीके का रिश्ता नहीं है, दोनों का अलग कैपेसिटी है, रिलेशन कैसा है इनका अलग अलग है, ये एक कभी नहीं हो सकते। और ये किस वाद में बोला गया, सोलोमन वर्सेस सोलोमन में बोला गया, और उसी के संदर्भ में आपको पूरा जो है वो चर्चा करना है। चाहे तो आप इसको एक बार पढ़ करके समझ सकते हैं लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी क्या है। फिर उसके बाद सोलोमन ने क्या कहा इसमें, फिर जो वाद है सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, इसको आपको बताया गया है। ठीक, 1897 का ये वाद है, ये केस है। फिर इसी में जो है और भी आपको केस मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन वाला, इसको देख लीजिए। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंशियल डेयर टू, ये भी आप, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो छठवां क्वेश्चन है, छठवें क्वेश्चन में कुछ आपको नहीं पढ़ना है, अगर एक बार आप देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे कि कंपनी के बनाने के लिए बेसिक कुछ कुछ इसेंशियल्स होते हैं, कंपनी की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, और कंपनी जो है वो अपने मेंबर से अलग पर्सनालिटी रखता है, अलग मेंबर है, मतलब वो मेंबर्स कंपनी बनाने वाले जो हैं या इन्वेस्ट करने वाले वो मेंबर और कंपनी कभी एक नहीं हो सकती। कंपनी क्या है, किसी की प्रॉपर्टी, मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी खुद की अपनी लीगल पर्सनालिटी है, और ये क्या कर सकता है, इसकी अपनी लाइबिलिटी भी है, इसके अपने राइट्स भी हैं, इसके अपने लाइबिलिटीज भी हैं। ठीक है, और सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस आप इसमें एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं, और ऐसा जनरली अगर इतना पूछता है तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक बार अगर पीपीटी आप पढ़ लेंगे, दोबारा से देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।